हमारे खास कार्यक्रम संसद से में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और बात करेंगे कि इस संसद सत्र के अंदर जो संसद का शीतकालीन सत्र है वो कितना, उसमें उसके लेखे जोखे पर बात करेंगे। वो शीतकालीन सत्र में कितना काम हो सका, राज्यसभा के अंदर खूब हंगामा हुआ और लोकसभा अपना कितना काम कर पाई, हम इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और चैनल वन न्यूज़ के राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा जी। सर, अगर देखा जाए इस पूरे के पूरे शीतकालीन सत्र को, अगर हम राज्यसभा की सबसे पहले बात करें तो राज्यसभा की कार्रवाई जो है वो काफ़ी हद तक हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आई। तकरीबन 4 सप्ताह ये संसद का शीतकालीन सत्र चला। कुल मिलाकर इस पूरे सत्र को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए संदीप जी, जैसा आपने कहा कि इस पूरे सत्र में, शीतकालीन सत्र में, राज्यसभा में लगभग कामकाज ठप रहा। लोकसभा में कामकाज जरूर हुआ। ये मोदी सरकार का दूसरा सत्र था। पहले मानसून सत्र हुआ, उसके बाद ये शीतकालीन सत्र था। इसमें कई महत्वपूर्ण विधेयक पास होने थे। मसलन जैसे इंश्योरेंस बिल पास होना था, जीएसटी बिल पास होना था, कोयला बिल पास होना था। कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल थे जो देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए बिल थे। लेकिन राज्यसभा में इस तरह से हंगामा हुआ, उसके चलते तो बिल वहाँ लगभग पारित ही नहीं हुए। सरकार वहाँ कोई बिल पेश भी नहीं कर पाई। महत्वपूर्ण बिल, छोटे मोटे बिल वहाँ पेश सरकार ने किए। वहीं लोकसभा में सरकार ने जीएसटी बिल पेश किया, कुछ और बिल भी महत्वपूर्ण पेश हुए और वहाँ पास भी हुए, जो साफ दिखाता है कि सरकार लोकसभा में बहुमत में थी, इसलिए सरकार वहाँ पारित करा सकी। राज्यसभा में मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं है, बीजेपी के संख्या बल उतना नहीं है कि वो अपने दम पे वहाँ पास करा पाती, इसलिए राज्यसभा में विपक्ष सरकार पे हावी रहा। और ये साफ तौर पर दिखाई दिया कि राज्यसभा वर्सेस लोकसभा एक मुकाबला होता दिखाई शीतकालीन सत्र में दिया, जो मोदी सरकार के लिए अगर मैं कहूं तो थोड़ा मुश्किल भरा जरूर है। एक प्रकार से विपक्ष ने मोदी सरकार को इस शीतकालीन सत्र में ये संदेश देने का काम कर दिया कि आसानी से मोदी सरकार को वो कोई बिल पारित राज्यसभा में नहीं करने देंगे। अगर कामकाज की बात की जाए संदीप जी, तो लोकसभा ने जहां 1.5 दर्जन से ज़्यादा बिल पारित किए, वहीं राज्यसभा में केवल 10 बिल पास हो सके। धर्मांतरण के मुद्दे ने इस पूरे सत्र को एक तरह से खाने का काम किया, और जो हमें सत्र की समाप्ति के अंतिम दिन मंगलवार को भी देखने को मिला कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही जगह विपक्ष ने इस मुद्दे पर, धर्मांतरण के मुद्दे पर, मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। अब एक सवाल पूछूंगा, आपने लंबे समय तक संसद की कार्रवाई को कवर किया है, एक लंबा चौड़ा आपका तजुर्बा है। मुझे बताइए कि जिस तरह से यहाँ पर विपक्ष मजबूत है राज्यसभा के अंदर, उसने क्या आपको लगता है कि उसने इसका कहीं बेजा फायदा उठाया है और कहीं ना कहीं जो है वो सरकार के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की है, या सरकार को भी चाहिए था थोड़ा सा परिपक्वता का यहाँ पर परिचय देना चाहिए? देखिए संदीप जी, अगर संख्या बल की बात की जाए तो निश्चित रूप से विपक्ष जो है वो राज्यसभा में बहुमत में है, और सरकार के पास संख्या बल उतना नहीं है कि वो अपने हिसाब से कामकाज वहाँ कर सके। विपक्ष ने इसका पूरा फायदा राज्यसभा में उठाया। विपक्ष ने सरकार की कार्रवाई को बाधित किया, कई दिन तक सदन नहीं चलने दिया। और मुझे लगता है कि अगर ये बात मैं कहूँ कि एक प्रकार से विपक्ष ने जिद अपनाई कि प्रधानमंत्री सदन में वक्तव्य दें धर्मांतरण के मुद्दे पर। सरकार धर्मांतरण पर बहस के लिए तैयार थी। सरकार का कहना था कि इस पे प्रधानमंत्री इंटरव्यू करेंगे बहस में, और राजनाथ सिंह गृह मंत्री जो हैं वो इसका उत्तर देंगे। लेकिन विपक्ष चाहता था कि प्रधानमंत्री उत्तर दें, तो विपक्ष की जिद थी कि पीएम उत्तर दें। सरकार चाहती थी कि आप बहस करिए और गृह मंत्री का उत्तर सुनिए। और इसी जिद में मुझे लगता है कि विपक्ष ने एक प्रकार से राज्यसभा की कार्रवाई ना चलने दी, और एक प्रकार से मोदी सरकार पर ये दबाव बनाया, ये प्रेशर बनाया कि भाई आप हमारी बात मानिए। सरकार का कहना यह था कि विपक्ष तय नहीं करेगा सरकार कैसे चलेगी। तो विपक्ष और सरकार का जो राज्यसभा में टकराव था, उसका असर कामकाज पर दिखा, और कई महत्वपूर्ण बिल इस सत्र में भी पारित नहीं हो पाए। मनोज जी, लगता नहीं है कि अगर जिस तरह का अड़ियल रवैया जो है कहीं ना कहीं विपक्ष ने अपनाया है, उसी तरह का तेवर जो है कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से था? अगर ये देखा जाए कि धर्मांतरण के मुद्दे पर, घर वापसी के मुद्दे पर, इस धर्म की जो आंच पर जो है सियासी रोटियां जो है वो दोनों पक्षों ने सेकने की कोशिश की। ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं मूक सहमति है सत्ता पक्ष में और विपक्ष में। दोनों ही चाहते थे कि कार्रवाई चले ही ना, सिर्फ और सिर्फ जो है औपचारिकता मात्र पूरी की जाए। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होती थी, राज्यसभा की कार्रवाई जो है 15 मिनट बाद स्थगित होती थी। 3-4 बार इस तरह से होता था, पूरे दिन के लिए जो कार्रवाई जो है वो पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी जाती थी। तो क्या लगता है
कि पूरा का पूरा कहीं हाईजैक कर लिया था, मूक एक सहमति थी आपस में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच? देखिए साफ तौर पे एक बात धर्मांतरण के मुद्दे पे जो राजनीति हुई उसमें साफ देखने को मिली कि लोकसभा में मोदी सरकार बहुमत में है और उसने अपने हिसाब से काम वहां करा वो ले गई, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष ने अपने हिसाब से सरकार को चलाने का काम किया या फिर सरकार को बाध्य किया कि वो सदन ना चला पाए। और दोनों ही जगह हमको ये टकराव होता हुआ साफ साफ देखने को मिला है। देखिए ये पूरा पूरा जो संसद का गणित है वो संख्या बल का है। अगर राज्यसभा में बहुमत सरकार के पास नहीं होगा, सरकार अपने बिल वहाँ पारित नहीं करवा पाएगी। जहाँ तक आपने बात ये कही कि सरकार ने भी जिद पकड़ी, सरकार ने जिद किस बात की पकड़ी? सरकार ने कहा हम बहस के लिए तैयार हैं धर्मांतरण पे। राजनाथ सिंह गृह मंत्री हैं, वो इसका उत्तर देंगे। सरकार कह रही थी कि भाई आपने पहले निरंजना ज्योति के मुद्दे पर सरकार से प्रधानमंत्री से मांग की थी कि वो उसका जवाब दें। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में उसका उत्तर दिया। निरंजना ज्योति के ने जो विवादित बयान दिया था उसके लिए प्रधानमंत्री ने खेद व्यक्त किया। लेकिन सरकार का ये कहना था कि हर मुद्दे में विपक्ष अगर ये जिद पाल के बैठेगा कि प्रधानमंत्री हर विषय पर उत्तर दें, हर विषय पर जवाब दें आके राज्यसभा में, तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छी परंपरा संसद के लिए नहीं होगी। और यहाँ जहाँ तक इसकी बात है कि राज्यसभा और लोकसभा के भी नियम अलग अलग हैं। राज्यसभा में अगर प्रधानमंत्री उत्तर देते तो शायद विपक्ष उनसे क्रॉस एग्जामिन कर सकता था, उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता था। सरकार उससे भी बचना चाहती है और मोटे तौर पे जो पूर्व की सरकारें रही हैं वो भी बचती रही हैं इस बात से। इसलिए सरकार चाहती थी कि प्रधानमंत्री उत्तर देने को तैयार हैं, लेकिन इंटरव्यूइंग के रूप में तैयार हैं। अधिकृत रूप से उत्तर उस बहस का गृह मंत्री राजनाथ सिंह देंगे, क्योंकि ये विषय जो है धर्मांतरण का विषय जो है वो राज्यों का है। राज्यों की व्यवस्था पर गृह मंत्री ही बोलेंगे, वो सरकार का एक स्टैंड था। जी संदीप। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमने देखा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अभिन्न अंग है विश्व हिंदू परिषद या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिस तरह के धर्मांतरण का मुद्दा छाया रहा उसमें इन बयानों ने भी कहीं ना कहीं आग में घी का काम किया। पूरा का पूरा मामला जो इस पर भी गरमाया रहा। विपक्ष अब इन पर भी जो है वो सफाई की मांग जो है वो करता रहा कि प्रधानमंत्री इस पर भी जवाब दे, लेकिन कुल मिलाकर ढाके वही तीन पात, मामला कहीं भी कुछ नहीं मिला और हंगामे की भेंट जो है वो सदन की कीमती कार्रवाई चढ़ती गई। और ये कहा जाए कि इसका खामियाजा कहीं ना कहीं एक आम इंसान को भुगतना पड़ा, क्योंकि उसी की खून पसीने की गाढ़ी कमाई से सदन की कार्रवाई चलती है। कितना बड़ा नुकसान हुआ? देखिए संदीप जी, जहाँ तक विश्व हिंदू परिषद और दूसरे संगठनों का सवाल है, तो निश्चित रूप से उन लोगों ने धर्मांतरण पे अपना स्टैंड व्यक्त किया। जिस तरह से हिंदू संगठनों ने कार्यक्रम आयोजित किए, वो शायद ये कह सकते हैं ये उनका काम है करना कि वो घर वापसी कराना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे कार्यक्रमों ने मोदी सरकार के सामने भी समस्या खड़ी करी और विपक्ष को भी एक मुद्दा दिया सरकार को घेरने का। विपक्ष ने हिंदू संगठनों के इन्हीं कार्यक्रमों को मुद्दा बनाकर मोदी सरकार को घेरने का काम किया। लेकिन सरकार ने धर्मांतरण के मुद्दे पर साफ कर दिया था कि सरकार इस मुद्दे पर कानून बनाने के लिए तैयार है, बहस के लिए तैयार है और सरकार जबरन धर्मांतरण या लालच देकर धर्मांतरण के पक्ष में कतई नहीं है। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष का भी रवैया थोड़ा गैर जिम्मेदाराना मैं कहूँगा कि रहा। एक आखिरी सवाल पूछूंगा मैं, कुल मिलाकर संसद के इस शीतकालीन सत्र को आप कितने अंक देंगे? अगर हमें ये देखना हो कि ये कितना कामयाब रहा और सरकार की क्रेडिबिलिटी कितनी बड़ी या विपक्ष की क्रेडिबिलिटी पर क्या सवाल उठे, इन तमाम चीज़ों का सत्ता पक्ष वर्सेस विपक्ष के बीच में जो मामला जो चलता रहा, खींचातान रस्साकशी चलती रही, उसका पूरा का पूरा एक जनता पर क्या असर पड़ा और सदन की कार्रवाई जो चली उसमें आप कितना सफल मानते हैं? देखिए सदन की जो कार्रवाई होती है वो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के मिलजुल कर ही चलती है। अगर विपक्ष ये चाहे कि मैं सदन नहीं चलने दूंगा तो भी सरकार काम नहीं कर सकती, और सरकार ये चाहे कि विपक्ष को नहीं बोलने देना है तो भी सदन नहीं चल सकता। लिहाजा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति के साथ ही सदन की कार्रवाई चलती है। इस सत्र में दुर्भाग्य से राज्यसभा में विपक्ष का रवैया जिद वाला रहा। जहां तक अंकों की आपने बात की तो अंक देना इसलिए उचित नहीं होगा क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों ही जगहों पर दोनों की संख्या बल अलग अलग है। लोकसभा में सरकार बहुमत में है, इसलिए सरकार ने अपने 18 से ज़्यादा विधेयक वहां पास करा लिए। राज्यसभा में सरकार के पास संख्या बल नहीं है, इसलिए वहां पर 10 ही बिल केवल पास हो पाए। अब देखना ये कई बिल ऐसे महत्वपूर्ण रह गए जो शायद देश की अर्थव्यवस्था जुड़े हुए थे। अब देश का फरवरी में बजट आएगा और बजट सत्र वो होगा, उसमें इंश्योरेंस बिल है। जैसे अब सरकार चर्चा ये भी है, सरकार इस पर एक ऑर्डिनेंस ला सकती है इंश्योरेंस बिल के ऊपर। कोयला नीति का मुद्दा अटका हुआ है। लोकपाल संबंधी बिल सरकार ने पेश जरूर किया था, संशोधन बिल था ये लोकपाल पे लोकसभा में, उसको स्टैंडिंग समिति को भेज दिया गया है, स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया है कि इसमें जो विचार आए हैं लोकसभा में उन पर पुनः विचार किया जाए और सरकार नए सिरे से उस बिल को लेकर आए। तो उम्मीद कर सकते हैं कि संसद का जो बजट सत्र होगा वो महत्वपूर्ण होगा, बजट के हिसाब से भी और बिलों के हिसाब से भी। एक
महत्वपूर्ण सवाल संसद से चलते चलते और पूछूंगा। सारी चीज़ों पे आपने बहुत अच्छा जो है वो पूरा का पूरा ब्यौरा जो दिया, लेकिन एक चीज़ इस संसद सत्र में कहीं ना कहीं ये देखा कि जो मर्यादाएं हैं, संसदीय मर्यादाएं हैं, वो भी तार तार होती हुई नजर आई। क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर पप्पू यादव ने पेपर फेंके, अपना स्पीकर पर, थम्बी दुरई पर पेपर फेंके गए, वो उसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये जो दृश्य है वो कितना लोकतंत्र के लिए कितना घातक है? संदीप जी, देखिए ऐसी घटनाएं होती रही हैं। हमने देखा था जब यूपी की सरकार थी तो कुछ साल भर लगभग पहले इसी लोकसभा में आंध्र प्रदेश के कुछ सदस्यों ने आंध्र प्रदेश के बंटवारे के मुद्दे पर जो कुछ सदन में किया था, उस समय भी व्यवस्था तार तार हुई थी। और इस बार जब कांग्रेस के पप्पू यादव ने पेपर फेंके उपाध्यक्ष के ऊपर, तब भी ऐसा लगा कि संसदीय परंपरा कहीं ना कहीं टूट रही हैं। मतभेद होते हैं, लेकिन इस प्रकार से पेपर फेंकना, हल्ला गुल्ला करना, मर्यादा को लांघ के हल्ला गुल्ला करना, ये संसद में कम ही देखने को मिलता था। लेकिन दुर्भाग्य से अब ऐसी घटना आम हो रही हैं। और इस पे स्पीकर महोदया सुमित्रा महाजन ने भी कहा कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिलकर अपनी बात कहें। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सहमति के साथ सदन को चलाएं, क्योंकि लोकतंत्र जो है वो मतभेदों के बावजूद सहमति के साथ ही चलता है, बहुमत के साथ चलता है। तो साफ है, मेरे साथ मनोज वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक संपादक, साफ कहना है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष की साझेदारी से ही सदन की कार्यवाही चलती है। लोकतंत्र के कई रंग जो हैं वो इस शीतकालीन सत्र में दिखाई दिए। कुछ चोट पहुंचाने वाले हैं तो कुछ संतोष करने वाले भी हैं। तो कुल मिलाकर शीतकालीन सत्र से की समाप्ति पर सदन से इतना ही। अपने कैमरा सहयोगी पंकज के साथ संदीप शर्मा, चैनल वन न्यूज़, दिल्ली से।